फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम 6 जून 2023। नाउ द फर्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द रेलवे सिग्नलिंग इन द आफ्टरमैथ ऑफ ओडिशा कोलिजन ऑफ 3 ट्रेन्स। सो यहाँ पे रेलवे ने अब नया जो लॉन्च किया है दैट इज टू सिक्योर द सिग्नलिंग इक्विपमेंट विद डबल ब्लॉक्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो आपने देखा होगा कि कोई भी मेजर स्टेशन आने से पहले एक आउटर एरिया आता है जहाँ पे एक कैबिन टाइप बना होता है। वहाँ पे फिर लेवल क्रॉसिंग का भी होगा, फिर आपकी ट्रेन ऐसे जाती है, फिर एक मेजर स्टेशन आता है जिसको कहते हैं गोमती। तो यहाँ पे गोमती क्या है? इट इज़ अ स्मॉल कैबिन एट लेवल क्रॉसिंग और नियर स्टेशन वेयर रेलवे इक्विपमेंट इज कैप्ट। नाउ यहाँ पे अब रेलवे का जो इंडियन रेलवेज ने जो सारे जोनल मैनेजर्स को कहा है कि ये अब यहाँ पे डबल लॉकिंग चलेगी, दैट देयर विल बी अ डबल लॉक अरेंजमेंट इन दिस गोमतीज because these gomtis they house the signaling equipment on railway station premises with a double lock, okay, which is very crucial, fine। तो ये यहाँ पे एक ताकीद है, एक इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे देखिए जो न्यूज़ है दैट इज तेज प्रकाश अग्रवाल हु इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेफ्टी इन रेलवे बोर्ड। इन्होंने सारे जनरल मैनेजर्स और जोनल रेलवेज को कहा है टू लॉन्च अ मंथ लॉन्ग सेफ्टी ड्राइव टू एंश्योर दैट गोमतीज लोकेटेड विद इन द रेलवे स्टेशन लिमिट्स आर प्रोवाइडेड विद डबल लॉक्स। अब यहाँ पे अगर हम देखें जो एक्सीडेंट की जो हम बात करें तो देखिए यहाँ पे जो शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस थी उसने एक लूप लाइन में एंटर किया, ठीक है। बट इसका जो सिग्नल क्लियर हुआ था वो मेन लाइन के लिए हुआ था, बट इट एंटर द लूप लाइन, ठीक। और फिर जब टक्कर हुआ इसका तो 17 बोगीज जो है इसकी डिलेल हो गई। द नेक्स्ट इज सर्विसेज पीएमआई सिग्नल सस्टेन ग्रोथ पेस। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे S&P ग्लोबल इंडिया सर्विसेज पीएमआई बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स हैज रीच्ड टू 61.2 फ्रॉम 62 इन अप्रैल 2023। तो इट इज शोइंग अ अपटिक इन सर्विसेज सेक्टर। सो यहाँ पे आप देखेंगे देयर आर पॉजिटिव डिमांड ट्रेंड्स फ्रॉम overseas market and export orders rising for the fourth successive month and the highest pace for this year। यहाँ पे अब फर्म्स जो हैं दे हैव रिपोर्टेड अ सर्ज इन कॉस्ट ऑफ इनपुट एज वेल एज फूड ट्रांसपोर्टेशन एंड वेज कॉस्ट। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द challenges in this sector। So there is a demand resilience and output growth, but there are challenges also like inflationary pressure, which is again a challenge to the growing the demand in the services sector। The next is ongoing increases in output charges. Like many services sectors, they have increased their output charges that could erode the purchasing power and affect the affordability of services in the long run, and then could dampen the economic growth। The next is monsoon stares at a cyclone threat। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अरेबियन सी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो मानसून ऑनसेट का डेट दिया था केरला में वो था जून 4। अब यहाँ पे अरेबियन सी में देखा जा रहा है कि एक लो प्रेशर एरिया जो है वो क्रिएट हो रहा है, ओके। देयर इज अ लो प्रेशर एरिया गेटिंग क्रिएटेड हियर, ओके। नाउ आईएमडी के पास अब ऐसा कोई मॉडल भी नहीं है जो प्रेडिक्ट कर सके कि इस लो प्रेशर की वजह से मानसून के ऑनसेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, बट अभी तक मानसून जो है वो केरला में जो है वो ऑनसेट नहीं हुआ है। अब हम न्यूज़ लेते हैं नेशनल पेज से। द फर्स्ट इज इंडिया यूएस फाइनलाइज रोड मैप फॉर डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन। सो यहाँ पे डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किन किन चीज़ों पे फोकस होगा, कोऑपरेशन किन किन चीज़ों में होगी, हाई टेक्नोलॉजी एरिया, then opportunity for co-development and co-production। So there was a bilateral meeting which was held between Defense Minister Rajnath Singh and US Secretary of Defense Lloyd Austin। Then there is also a roadmap for US-India Defense Industrial Cooperation which will guide the policy direction for the next few years। Now if you will see the India-US partnership, so India-US partnership is critical for ensuring a free, open and rule-bound Indo-Pacific region। जैसा कि हम जानते हैं that both are members of Quad, that is Quadrilateral Security Dialogue। Then there will also be focus on defense, artificial intelligence and defense space। तो आपने पहले भी पढ़ा है कि इंडिया ने एक मिशन लॉन्च किया है, that is called as Mission Gap Space, inviting startups and industries for exploring a space for defense forces in India।
The next important news from the national is NIRF, that is National Institutional Ranking Framework, which is released by the Union Ministry of Education. So India Rankings 2023 of higher education institutions has been released. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो Indian Institute of Madras, it has attained its position as the best educational institution in overall ranking for the 5th consecutive term. तो ये एक पहला important point है. उसके बाद जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर. सो इट वाज रेटेड द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द कंट्री फॉर 8th consecutive term. ओके, तो बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आईआईटी मद्रास, बेस्ट यूनिवर्सिटी आईआईएससी बैंगलोर. उसके बाद बेस्ट कॉलेज मिरांडा हाउस दिल्ली, एंड टॉप मैनेजमेंट कॉलेज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद. उसके बाद बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद. देन मेडिकल साइंस में इट इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली. ओके, एंड टॉप डेंटल कॉलेज में इट इज सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस चेन्नई. देन लॉ कॉलेज में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु. ओके, देन इंजीनियरिंग कॉलेज में भी आईआईटी मद्रास इज द टॉपर. उसके बाद अगर आप देखें रिसर्च कैटेगरी, सो डेफिनेटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर इज टॉप इन दैट कैटेगरी फॉर 3rd consecutive ईयर. अगर हम टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो एक तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है जिसको रिसर्च में भी टॉप है, फॉलोड बाय जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, देन जामिया मिलिया एज द 3rd बेस्ट यूनिवर्सिटी. फाइन. उसके बाद फार्मेसी में आपने नंबर 1 तो देख लिया, दैट इज निपमर हैदराबाद. द सेकेंड इज जामिया हमदर्द. देन आर्किटेक्चर में अगर आप देखें सो इट इज आईआईटी रुड़की विच हैज गॉट द फर्स्ट प्लेस इन आर्किटेक्चर. Then if you will see that in colleges, so colleges in Delhi, they have maintained their dominance in the ranking of colleges with 5 colleges out of first 10 colleges are from Delhi. Then agriculture and allied sectors mein the top is IARI, that is PUSA, Indian Agriculture Research Institute, New Delhi. Now coming to the parameters, the 5 broad categories of the parameters identified in the NIRFs are teaching, learning, resources, research and professional practices, graduation outcome, outreach and inclusivity. The next is obituary. Goofy Painter, much loved TB villain, passes away. So Goofy Painter, perhaps the most loved villain of the small screen. जैसे कि आप महाभारत जो सीरियल है which was produced by B.R. चोपड़ा, उसमें इन्होंने शकुनी का रोल किया था. So he has passed away due to heart attack. Then other TV serials with which he was associated. So he wrote songs and directed Vinod Khanna in teleseries Maharana Pratap, and then he also helmed the film on Chaitanya Mahaprabhu. The next is world must be adequately prepared for next pandemic, cautions health secretary. तो इंडिया के जो यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी हैं राजेश भूषण, so he has called upon countries to work together to have a preparation for the next pandemic. For example, he says a very important thing that the next pandemic will not wait for us to make a global treaty. So there should be a treaty where all the countries should collaborate and cooperate in the face of pandemic. Now, the next thing is Alien Labruk, who is Director, Department of Digital Health and Innovation. He has said that digital health is all about strengthening the primary healthcare system, improving the universal health coverage, and providing timely and relevant data for decision making and resource allocation. Now, the next is what is the other importance of digital health way. So VK Paul, who is the member of Niti Aayog, he has stated that digital health enabled universal health coverage through the seamless exchange of health information among the providers, systems, patients, policymakers and so on. Now, the next is Delhi Declaration. तो ये G20 से related है. So Lieutenant General Rajesh Pant, retired, the National Cyber Security Coordinator, he has outlined a draft for that is called as Delhi Declaration. Now Delhi Declaration, it is related with cyberspace for G20 member countries. So here it focuses on building norms for protection of cyberspace in India. Now if you will see some of the important points which has been highlighted in this Delhi Declaration. So यहाँ पे देखिए, protecting the critical infrastructure, then cooperate, mitigate and investigate cyber incidents and malicious activities in cyberspace. Then in particular the focus will be on ransomware. Then commit to protect and not disrupt software supply chains, commit to respect international law and rule of law in cyberspace, and protecting the humanitarian sector. The next is after a 7-year gap, Iran set to reopen embassy in Riyadh.
तो ईरान इज सेट टू रीओपन इट्स एम्बेसी इन सऊदी अरेबिया ऑन ट्यूसडे फॉलोइंग अ 7-year क्लोजर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सऊदी अरेबिया और ईरान में देयर वाज अ चाइनीज ब्रोकर रिप्रोचमेंट दैट इज डील व्हिच वाज अनाउंस्ड इन मार्च। तो सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में 2016 में जो थी वो प्रॉब्लम आई थी एंड द एम्बेसीज वर क्लोज्ड। इफ यू विल सी दैट सऊदी अरेबिया ने ईरान से अपने सारे रिलेशंस डिप्लोमेटिक रिलेशंस बंद कर दिए थे 2016 में। Fine, after its embassy in Tehran and consulate in Mashhad were attacked during protest over Riyadh's execution of Shia cleric Nimr al-Nimr. ये reason था the strain in relationship between Saudi Arabia and Iran now which was again started after the China mediation. अब यहाँ पे Iran has declared its embassy in Saudi Arabia, but Saudi Arabia has yet to confirm when it is going to open its embassy in Tehran. Now let's discuss text and context. So over here this is important, that is the date. तो अगर आप देखेंगे करेंटली अगर वर्ल्ड का अगर आप मेजर 5 प्रॉब्लम्स देखोगे तो इंडिया में जो प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अबाउट द एक्सपोर्ट हैज आल्सो ड्रॉप्ड एंड इंपोर्ट हैज आल्सो ड्रॉप्ड. Now let's see the magnitude of drop. So if you will see that India's merchandise export has shrunk 12.7% on year basis and import has also fallen down by 14%. If you will see the quantum, so it is export is $34.66 billion in April and import was $49.90 billion. Fine. So यहाँ पर अगर आप देखेंगे the important 5 factors which has led to slowdown in global trade. These are weak economic activities, inflation, tightening of monetary policies, disrupted supply chain because of Russia-Ukraine conflict, एंड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ कोलैप्स ऑफ सेवरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. तो इसमें अगर हम एक एक चैलेंज के बारे में डिस्कस करें तो जैसे कि जो ईस्ट यूरोप में जो क्राइसिस चल रहा है दैट इज रशिया यूक्रेन क्राइसिस, सो दैट हैज लेड टू इंक्रीज इन प्राइसेस इन एनर्जी, फूड एंड कमोडिटीज. तो अगर आप देखें कि द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेज कि इनके प्राइस में थोड़ा सा ड्रॉप तो हुआ है बट दे आर स्टिल वेरी हाई बाय हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड्स. उसके बाद अगर हम एनर्जी की बात करें तो इट वॉज very high during the winter months in Europe because Russia was among the largest supplier of energy to Europe before it was sanctioned. Okay, तो यहाँ पर अगर आप देखें कि Europe responded to the loss of gas shipments from Russia by shifting to other suppliers like US, Qatar, Norway and Algeria. So definitely it increased the prices of LNG elsewhere. मतलब कि रशिया से हम मंगा नहीं रहे, अब हम डिफरेंट सेट ऑफ कंट्रीज से मंगा रहे हैं, रशिया के ऊपर सैंक्शन है, तो अब क्या हुआ कि डिमांड बढ़ गया, सप्लायर्स कम हो गए, तो इसने जापान में प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया. द नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक क्रिप्टो एक्सचेंज FTX. इट फेल्ड इन November 2022. देन देयर वाज फेलियर ऑफ 3 banks in US like Silicon Valley, Signature and First Republic Bank. Then Credit Suisse, it lost the confidence. Okay, so it has led to the contagion effect on the global economy. अब हम अगर बात करें जैसे कि US, EU एंड चाइना का, तो जैसे कि आप देखें दैट EU इज इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आफ्टर US एंड चाइना, बट अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन इकोनॉमिक फोरकास्ट इट हैज सेड दैट द रीजन नैरोली एस्केप द रिसेशन. मतलब वहाँ पे जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत ही वल्नरेबल है. ओके, if we will see inflation pressures, it continue to run high with expectation of it receding to 2%, having a long way to go. It means that inflation is still persisting in global economy. Then according to the JP Morgan Global Manufacturing Purchasing Managers Index, if you will see that there is a marginal deterioration of business conditions across the world. तो अब देखिए कि अब अगर ग्लोबल डिमांड आपका वीक है, सो व्हाट विल हैपन, दैट इज एक्सपोर्ट ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स एंड रेडीमेड गारमेंट्स एंड प्लास्टिक्स along with petroleum products, they contracted or they grew at a very slow pace in 2023. Similarly, inflation जो है, so it has impacted the prices of food and energy. It has eroded the purchasing power of the individual also, that is the demand is very slow. So if we will see the experts which are saying, like for example Santosh Kumar Sarangi, who is Director General of Foreign Trade and Additional Secretary in the Ministry of Commerce, he has said that global demand is not looking good from the markets like EU and US. Okay, so for the next 2-3 months the demand scenario will not look very optimistic. Now let's talk about the imports. So the expert says that non-crude, non-jewelry segment that has grown by 15% in the last fiscal. Okay, so this has shows that domestic demand remains robust.
okay, for non-crude, non-jewelry segment, but a cyclical correction should not be seen as a slowdown in imports. So here says that lower imports have been because of stable oil prices reducing our import base. That is also one of the reasons why the import is slow. Now let's talk about Higgs boson. That what is Higgs boson? तो Higgs boson जो है इसको आप it is a type of boson which is a subatomic particle. अब आप देखेंगे न्यूट्रॉन्स लीजिए, इलेक्ट्रॉन लीजिए और प्रोटॉन लीजिए, ठीक। इन सब के जो मास हैं वो डिफर करते हैं, द मास डिफर्स। सो यहाँ पे साइंटिस्ट लोग का ये मानना है कि किसी भी बॉडी को जो मास मिलता है वो हिग्स बोसॉन की वजह से होता है, ओके, बिकॉज द व्हेन एवर एनी पार्टिकल दे इंटरैक्ट विद हिग्स बोसॉन फील्ड, ठीक, जैसे हर सब एटॉमिक पार्टिकल्स का अपना एक फील्ड होता है। तो वो कहते हैं कि जैसे कि न्यूट्रॉन्स है उसका एक डिफरेंट मास है, इलेक्ट्रॉन्स है उसका एक डिफरेंट मास है, प्रोटॉन है उसका एक डिफरेंट मास है। तो इट डिपेंड्स, द डिफरेंस इन मास इज डिपेंडेंट अपॉन द लेवल ऑफ इंटरेक्शन। आप सिंपली इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि द लेवल ऑफ इंटरेक्शन दिस पार्टिकल्स आर हैविंग विद द हिग्स बोसॉन फील्ड। जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ज़्यादा मास होगा। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिग्स बोसॉन। अब यहाँ पे अगर आप देखें, so a Higgs boson they can also interact with another Higgs boson and that its mass is greater than that of protons or neutrons. So यहाँ पे अगर हम बेसिक देखें Higgs boson का, so it is a type of boson, it is a force carrying subatomic particle. It carries the force that a particle experiences when it moves through an energy field which is called as Higgs field. Okay, so they say that when an electron interacts with Higgs field, the effects it experiences are said to be due to its interaction with Higgs boson. Okay, and Higgs boson का यहाँ पे काम क्या है? किसी भी पार्टिकल को मास देना. Okay, that जैसे कि किसी भी इलेक्ट्रॉन्स है, they have a certain mass, protons they have a certain mass, so that is dependent upon this interaction only. Okay, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन ये है that CERN यूरोप में जो है वहाँ पे जो लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर है वहाँ पे एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं हिग्स बोसॉन से रिलेटेड. दे हैव डिटेक्टेड हिग्स बोसॉन डिकेइंग इनटू जेड बोसॉन पार्टिकल एंड अ फोटोन. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि फोटोन इसने एमिट किया है. फोटोन इज अ पार्टिकल ऑफ लाइट विच हैज़ नो मास, ओके, बिकॉज दे डू नॉट इंटरेक्ट विद हिग्स बोसॉन. सो हाउ कैन हिग्स बोसॉन डिके टू जेड बोसॉन एंड अ फोटोन? तो अगर हम देखें क्वांटम फील्ड थियरी को, अगर हम फिर से देखें तो ये कहता है कि इट इज़ फिल्ड विद वर्चुअल पार्टिकल्स विच आर particles that quickly pop in and out of existence. They can't be detected directly, but according to physics, their effects are sometimes they linger. तो यहाँ पे जो LHC experiment है, that is Large Hadron Collider, they create a Higgs boson by accelerating billions of highly energetic protons, and they are made to collide. And when they are made to collide, so they produces different elements, okay, and Higgs boson is one of them. But अब Higgs boson का problem क्या है? It is very unstable and it decays into lighter particles. तो किस कॉम्बिनेशन में वो डिके करेगा ये हम बोल नहीं सकते, बट द थियरी जो है इट डिस्क्राइब्स द प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स हैज क्लियरली प्रेडिक्टेड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल टेक अ गिवन पाथ. फॉर एग्जांपल थियरी ये बोलती है, जो थियरी का नाम है स्टैंडर्ड मॉडल थियरी, वो कहती है कि हिग्स बोसॉन जब भी डिके करेगा इट विल डिके टू अ जेड बोसॉन एंड अ फोटोन 0.1% ऑफ द टाइम. इसका मतलब कि अगर आपको ये डिटेक्ट करना है, ठीक, सो यू हैव टू क्रिएट एटलीस्ट 1000 हिग्स बोसॉन, ओके, बट इफ जेड बोसॉन इज क्रिएटेड इट इज ऑल्सो वेरी अनस्टेबल, राइट. तो जेड बोसॉन जो है वो डिके होता है 2 म्यूऑन सम 3% ऑफ द टाइम ओनली. सो यहाँ पे कहना है एक्सपर्ट का कि LHC वुड हैव टू क्रिएट एटलीस्ट 30,000 हिग्स बोसॉन टू ऑब्जर्व द डिके जस्ट फॉर द वन टाइम. अब यहाँ पे दो डिटेक्टर्स हैं, okay, Atlas and CMS, okay, so they have looked for and they have found a decoy before as well, that is Higgs boson is decaying into Z boson and photon, right. So the two teams, they have combined their data, they have collected between 2015 and 18, and then they are saying that significantly increase the statistical precision and research of their searches according to CERN statement. But यहाँ पे देखिए क्या है, that the significance is now not high enough for the teams to claim that a Higgs boson decayed to a Z boson and a photon with 100% certainty.
कि इतना डेटा कलेक्ट करने के बाद भी ये सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते कि हिग्स बोसॉन दे डिके इनटू जेड बोसॉन एंड अ फोटॉन। अब ऐसा क्यों है? तो सी अगेन द स्टैंडर्ड मॉडल सेज दैट हिग्स बोसॉन विल टेक दिस पाथ टू डिके 0.1% ऑफ द टाइम, okay, and that is also possible if it is 125 billion EV-C2, that is a unit mass used for subatomic particles। तो अगर इतनी ज़्यादा अगर मास को बिलियन मास को अगर आप यूज़ कर रहे हो हिग्स बोसॉन को, तो भी सिर्फ 0.1% प्रोबेबिलिटी है कि वो जेड बोसॉन और फोटॉन में वो डीके हो जाए। नाउ कमिंग टू द एडिटोरियल फॉर रेलवेज, सो इफ यू विल सी द रेलवेज, तो 1960s में द इंडियन रेलवे सॉ ऑन एन एवरेज ऑफ एक्सीडेंट ऑफ 1390 एक्सीडेंट्स पर ईयर, बट दिस नंबर हैज़ ड्रॉप टू 80 पर ईयर इन द लास्ट 10 ईयर्स। बट अगर आप देखें उड़ीसा में जो ट्रिपल ट्रेन कोलिजन है विच इज़ नाउ वन ऑफ द डेडलीस्ट विच इंडिया हैज़ विटनेस्ड, सो इट डेफिनेटली रेजेस क्वेश्चंस अबाउट द सेफ्टी ऑफ द रेलवेज। अगर आप देखें यहाँ पे, तो derailments they formed close to 70% of all accidents since 1991। ओके, अब अगर आप देखें consequential accidents since 1991, तो यहाँ पे अगर आप देखें ट्रेजिडी जो उड़ीसा में है, अब तक 275 लाइफ जा चुकी है। अभी इसी जो नंबर है सिंगल इंसिडेंट का, इट इज़ हायर देन द एनुअल फैटिलिटीज़ ऑफ द लास्ट 16 ईयर्स। मतलब लास्ट 16 ईयर्स का भी अगर आप डेटा एक साथ जोड़ लेते हो, तो एक बार में जो ये फैटिलिटी हुई है वो उससे बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आप देखें 2020 में नियुक्ति आयोग चीफ ने कहा था कि दैट 30,000 पीपल हैव डाइड ओवर 3 इयर्स ड्यू टू ट्रेसपासिंग एंड अनटूवर्ड इंसिडेंट्स अराउंड रेलवे प्रीमाइसेस। बट यहाँ पे रेलवे का कहना है कि ट्रेसपासिस या नेग्लिजेंस या केयरलेसनेस पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है। अगर आप देखें दैट among the consequential train accidents 55% had occurred due to negligence or failure of railway staff. Then 28% of the accidents were attributed to failure of persons other than the railway staff, and 6% has occurred due to equipment failure। ओके, तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? स्टाफ का। उसके बाद अदर देन द रेलवे स्टाफ, द लास्ट वन इज फेलियर ऑफ इक्विपमेंट इन द रेलवेज। Then if you will see, in 2023-24 union budget, the railways they have received a record allocation of rupees 2.40 lakh crore। ठीक है, बट ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसमें से कितना ट्रैक रिन्यूएबल और सिग्नलिंग और टेलीकॉम के लिए जाने वाला है, दैट शेयर इज क्वाइट लो। सो इफ यू विल सी द एलोकेशन फॉर ट्रैक रिन्यूएबल विच इज ट्रैक रिन्यूएबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेफ्टी ऑफ रेलवेज, तो ये 7.2% जा चुका है नीचे, एंड सिग्नलिंग के लिए जो एक्सपेंडिचर है इट इज जस्ट 1.7% इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष, दैट वाज अ फंड विच वाज क्रिएटेड इन 2017-18। इसका जो कॉर्पस है वो 1 लाख करोड़ का है, और जो इसका एम है दैट इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर क्रिटिकल सेफ्टी रिलेटेड वर्क्स एंड टू कर्व एक्सीडेंट्स विच इंक्लूड्स अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग। अब जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट है मार्च 2023 का, वो उसका कहना है कि जितना अप्रोप्रिएशन हुआ है इस फंड से, इट हैज़ बीन शॉर्टर एवर सिंस इट वाज इंट्रोड्यूस्ड। फाइन, अब हम आते हैं मेजर कॉजेस ऑफ डिरेलमेंट। सो दीज आर रेल फ्रैक्चर्स, वेल्ड फेलियर्स, ट्रैक डिफेक्ट्स एंड रोलिंग स्टॉक डिफेक्ट्स। सो एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे डॉक्यूमेंट ऑन सेफ्टी परफॉर्मेंस, द ट्रैक फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द रेलवे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड इट नीड्स टू बी सेफ। There is a white paper by the ministry which says that 4,500 km of track should be renewed annually, but the data shows कि जो target है renewal का it is quite less। अब हम आते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। सो जैसा कि हम जानते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया चाइना का के बीच में आता है। इसमें 3 सेक्टर्स हम लेते हैं, एक होता है वेस्टर्न, फिर मिडल, फिर ईस्टर्न। ठीक है, वेस्टर्न, मिडल और ईस्टर्न। तो यहाँ पे जो ऑथर है वो फोकस कर रहे हैं कि दैट इन शॉर्ट टर्म वी हैव टू स्टेबलाइज द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सो नाउ इफ यू विल सी दैट द एग्रीमेंट्स एंड देयर इनएडिक्वेसीज। ठीक है, तो हम सीधा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जाते हैं। तो इंडिया चाइना एग्रीमेंट जो है, so there are 4 agreements which have been signed between the two countries in 1993, 96, 2005 and 2013 which aims to maintain peace along the LAC। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें कि ये जो अरेंजमेंट्स हैं
they are based on the premises that LAC is mostly defined and understood by both the party. But if you will see, एकदम situation उल्टा है, that it is not the case and there are large segments which lack clarity. अब हम आते हैं आर्टिकल 1 ऑफ 1993 अरेंजमेंट, ठीक है, which calls for creation of joint mechanisms to verify and settle LAC related disputes. तो ये 1993 में एग्रीमेंट था. 19 ईयर्स के बाद 2012 में वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स वाज क्रिएटेड. ये साल में 2 बार मिलता है, बट रिजल्ट्स ग्राउंड पे काफ़ी इफेक्टिव नहीं रहे हैं. उसके बाद आप देखें, टोटल लेंथ है 3488 किलोमीटर LOC का, बट उसमें सिर्फ 4 बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट्स हैं. ओके, उसमें से भी अगर आप देखेंगे जो लिपी लेक BPM पॉइंट है वो प्रपोज हुआ था, ओके, आर्टिकल 5 के अंदर, बट वो अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ है. उसके बाद द नेक्स्ट इज द म्यूचुअली एग्रीड रिडक्शन एंड रीडिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेज अलोंग द LAC एज इन आर्टिकल 2 ऑफ 1993 एग्रीमेंट एंड आर्टिकल्स 2 and 3 ऑफ 1996 एग्रीमेंट हैज नॉट सीन एनी प्रोग्रेस. अब हम आते हैं कुछ स्टेप्स पे. नाउ सी, the first step which author is proposing is convert the LAC into line of control by delineating it on the map and on the ground without prejudice to border claims. ठीक है, कि मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लाइन ऑफ कंट्रोल मतलब एक डिमार्केट कर दिया जाए कि कहाँ तक किसका कंट्रोल है, जब तक बॉर्डर सेटलमेंट पूरी तरीके से हो नहीं जाता. सो इट विल reduce the urge among the forward troops to inch forward. The next is the disputed areas on the LAC can be treated as no entry zones. Alternatively, both sides should be allowed to patrol this area as per a mutually agreed frequency. That is the second point. The third is joint patrolling of the disputed areas must also be explored, as this can result in maintenance of status quo and increasing confidence. The fourth point says that existing confidence building measures and engagement mechanisms need to be strengthened by providing more teeth to the WMCC and establishing more BPM points so that local issues can be resolved quickly. So these are the 4 steps which the author has suggested for strengthening the LAC in the short term. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.